लिलिमा, एक ऐसा डिश जो आपको रिप्रेजेंट करता है। बिरयानी। जैसे मम्मी पापा ख़त्म हुए हैं तो उसके बाद मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, और जब भूख लगती थी तो डस्टबिन वगैरह से खाना वगैरह खा लेती थी। एक होता है ना कि आगे भगवान होता है साथ में, तो वैसे ही एक एनजीओ वाले आए। ऐसा कौन सा पल था जब आपको एहसास हुआ आपकी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदल रही है? भैया से ना बहुत दिन से नहीं मिली थी। मैं स्कूल की जगह पे मैं अपने भैया से मिलने चली गई निज़ामुद्दीन में। मैं वहीं से जा रही थी और भैया ने मेरे को क्रॉस किया और मैंने भैया को क्रॉस किया, और भैया ने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में थी। तो जब भैया ने मेरे को देखा और भैया ने लिटरली वहाँ देख के मुझे रो पड़े। उनका ये रोना था कि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कभी गया नहीं है, और मेरी बहन पहली बार वो पढ़ने जा रही है। वो स्कूल की यूनिफॉर्म में देख के वो उस तरह ऐसे रो रहे थे ना, तब मुझे लगा कि हाँ, कि शायद मेरी ज़िंदगी तब बदल रही है। आई थिंक लिलिमा अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है और देखा है। आंसू बहुत कीमती होते हैं, इन्हें संभाल के रखें और ऐसे ही ज़ाया ना कीजिए। अक्सर हमने किताबों में पढ़ा था, मूवीज में देखा था। आज हमारे साथ रूबरू एक ऐसी शख्स है जिन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से सड़कों पे बिताई थी, और फिर उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि रेस्पेक्टफुल सोसाइटी में अपनी नाम और पहचान बना सके। हमारे बीच है लिलिमा खान, जो वन ऑफ द लीडिंग फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में हेड शेफ है और उन्हें डांस करना बहुत पसंद है। आई वेलकम यू ऑन माई पॉडकास्ट ऑल दैट शी वांट्स। लिलिमा, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, एक ऐसा डिश जो आपको रिप्रेजेंट करता है और क्यों? बिरयानी। क्योंकि जो बिरयानी है वो अ, थोड़ा सा मसाला होता है, थोड़ा सा उसमें बहुत चीज़ें डलती है। तो वैसे ही मेरी लाइफ में भी वैसी चीज़ें डली है, और मैं उसको डल के एक जैसा बिरयानी बनता है वैसे ही मैं बनी हूँ। वो खुद अपने आप में एक मज़ेदार डिश है। आपकी पर्सनालिटी भी एक मज़ेदार है, उसका भी एक रहस्य है जो हम जानेंगे। एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ शेफ जो आपको आज तक मिला है? अ, मतलब ये होता है कि जो इस इंडस्ट्री में जब हम लोग काम करते हैं एज एक लड़की, तो मैंने कभी टाइम टेबल नहीं देखा। तो अगर वो मॉर्निंग है तो क्लोजिंग अगर वो 2 बज रहा है या 3 बज रहा है रात के, तो मैं कभी घबराती नहीं थी। तो हर बार शेफ़ कहते हैं ये हमारी लड़की हमारी लड़की शेफ़ नहीं है, ये लड़का शेफ़ है, ये कभी डरती नहीं है, ये हिम्मत करके हमेशा काम करती है, और उसको हमेशा इसकी तरह बाकी लोगों को भी रहना चाहिए। वाओ! ये तो एक अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा लगा सुन के ये। तो बेसिकली आप बॉस लेडी है। नाइस। आप हमेशा से ही शेफ बनना चाहती थी या आपके कुछ और सपने थे एज अ किड? सपना कुछ और था, लेकिन वक़्त के साथ उसको मैंने बदला, क्योंकि एजुकेशन उसके लिए बहुत हाई चाहिए था। प्लस मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना था आगे, अंतरिक्ष यात्री, बट एजुकेशन बहुत लंबी थी और कुछ घर के प्रॉब्लम की वजह से उसको मैंने ड्रॉप किया और अपना दूसरा गोल देखा। वो मुझे आगे मेरे को या तो मैं एस्ट्रोनॉट बनती या फिर मेरे को शेफ़ बनना था। Okay. एस्ट्रोनॉट का मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा, और पढ़ाई भी था, और उस एजुकेशन के लिए मेरे को पास उतना कुछ फंड वगैरह नहीं था, तो मैंने सोचा शेफ़ लाइन में जाऊँ। ओके। तो सिर्फ फंड एक वजह थी जिसने आपको पीछे कर दिया था कि एस्ट्रोनॉट बनने से? मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं बिलॉन्ग करती थी, तो उसके लिए उसके लिए मेरे पास एजुकेशन के लिए उतना कुछ नहीं था मेरे पास कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। अच्छा। फैमिली पेरेंट्स भी होना बहुत ज़रूरी था, और जो कि मेरे पास नहीं था। ऑर्फनेज में रहती थी, उसमें ऑलमोस्ट 75 बच्चे और रहते थे, तो उनको भी उनको भी बाकी लोगों को देखना था। तो एक पर्सन को नहीं देख सकते थे। उनका कहना था सबको देखकर ही चलना पड़ेगा, अच्छा। ये था। तो आपकी शुरुआती ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों से गुज़री थी। आपने उनका सामना कैसे किया? जब मम्मी-पापा ख़त्म हो गए, और उसके बाद जब भैया डिप्रेशन में चले गए और फिर दीदी ने सुसाइड कर लिया,
मतलब कभी उसके मतलब एक जो अंदर से एक होप था ना, वो मैंने कभी मतलब ख़त्म नहीं किया। मतलब छोटी थी, लेकिन एक मतलब हिम्मत था कि मैं मतलब आगे और जा सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसे नहीं मतलब एक जगह पे रुक के कभी रही नहीं हूँ मैं। तो जैसे मम्मी-पापा ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। तो हम लोगों को एक किसी का घर मिला था रहने के लिए। तो हम उनको मतलब कुछ बाहर से गार्बेज वग़ैरह बीन के देते थे, तो वो खाना देते थे हम लोगों को। लेकिन तब लगा कि यहाँ तक मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं यहाँ पे कब तक रहूँगी? तो फिर मैं वहाँ से रन आउट होके मतलब सड़कों पे चली गई एनएफसी में, डिफेंस कॉलोनी में। तो वहाँ पे मतलब और भी बच्चे रहते थे, तो उनके साथ ही रहती थी मैं। तो वहाँ पे शूज़ पॉलिश करने वाले बच्चे भी होते थे, भीख माँगने वाले बच्चे भी होते थे, तो उनके साथ ही रहना स्टार्ट कर दिया। और जब भूख लगती थी, तो डस्टबिन वगैरह से खाना वगैरह खा लेती थी। मतलब ये नहीं सोचा था कि मतलब वहाँ वापस जाऊँ उन लोगों के साथ, मतलब उन लोगों के खाली ये था कि वो हमें कमा के दें, मतलब कबाड़ी बीन के दें और वो हमें खाना देंगे। तो वो चीज़ें ना मतलब और उसके बाद उनका मारना-पीटना भी था। तो मतलब ऐसा था कि इनके साथ रहने का मन नहीं करता था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सड़कों में रहेंगे, कोई मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं। खाना खाने के लिए किसी से माँगना नहीं पड़ेगा। तो फिर वही डस्टबिन से उठा-उठा कर खाते थे। तो फिर उसके बाद वो पता नहीं, एक होता है ना कि आगे भगवान होता है साथ में, तो वैसे ही एक एनजीओ वाले आए। क्या एज रही होगी आपकी जब आपके माँ-बाप चले गए थे? जब मेरे मम्मी-पापा खत्म हुए थे, मैं 4 इयर्स की थी उस टाइम। अच्छा, बहुत ही छोटी एज थी। जी। ओके। तो ऑलमोस्ट मम्मी-पापा के खत्म होने के बाद भी मैं अपने भैया वगैरह के साथ एडजस्ट मतलब रहने के लिए 2 साल तक थी मेरे भैया के पास। हुँ, हुँ। लेकिन 6 साल की हो चुकी थी मैं। तो मेरे भैया को मतलब खुद भैया अपना ध्यान नहीं रख पाते थे और हुँ, जो हुँ। मेरी भाभी थी वो भी उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि मम्मी-पापा खत्म होने के बाद भैया डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में उन्होंने मतलब नशा वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। हुँ, हुँ। जिससे वो हमें ध्यान नहीं देते थे, ना ही वो मुझ पे ध्यान देते थे और ना ही मेरे भाई पे ध्यान देते थे। तो फिर भी मतलब जो छोटा वाला भाई था, वो मौसी आके लेके चली गई। वो मुझे लेके नहीं गई, रीज़न था कि शायद वो जानती थी कि लड़का है, वो कमा के खिला सकता है और ये लड़की है, तो ये कमा के नहीं खिला सकती है। तो इस वज़ह से वो मुझे मेरे तो भैया के पास ही छोड़ के चले गए। लेकिन भैया भी मतलब उतना ध्यान नहीं देते थे। तो मैं मतलब पूरा टाइम इधर-उधर, उधर भटकती रहती थी। ओके। तो फिर उसके बाद यही एक मतलब 3-4 बच्चे और थे जिनके माँ-बाप नहीं थे, तो वो भी उसी घर पे रहते थे, तो मुझे लगा मेरे को भी उस घर पे चले जाना चाहिए। तो मैं उनके घर पे रहने लग गई उन लोगों के साथ। ऐसा कौन-सा पल था जब आपको एहसास हुआ आपकी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदल रही है? एक दिन मतलब मैं स्कूल जा रही थी, लेकिन ना स्कूल का टाइम निकल गया था और मैं ना मतलब मेरे को भैया से मिलना था। बहुत भैया से ना मतलब बहुत दिन से नहीं मिली थी मैं, ऑर्फ़नेज की बात है ये। तो हुँ, हुँ। स्कूल की जगह पे मैं अपने भैया से मिलने चली गई निज़ामुद्दीन में। हुँ, वहाँ हुँ। गई तो वहाँ पे मतलब बहुत दिन हो गया था, कम ऑलमोस्ट 2 साल हो गया था, मैंने अपने भाई को नहीं देखा। तो मैंने ना वहाँ पे जाके बोला कि मेरा भैया रहते हैं यहाँ पे, है क्या? तो उन्होंने वो स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में थी मैं। तो उन्होंने बोला कि अभी था लेकिन वो कहीं चला गया। तो मैं बोल रही थी अब तो लेट हो रही, मैं वापस जा रही थी मैं। तो मैं वहीं से जा रही थी और मतलब भैया ने मेरे को क्रॉस किया और मैंने भैया को क्रॉस किया और भैया ने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मैं यूनिफ़ॉर्म में थी। हुँ, हुँ। तो जब भैया ने मेरे को देखा और मैं भैया ने लिटरली वहाँ देख के मुझे रो पड़े। हुँ, हुँ। और मतलब उन्होंने मतलब उनका ये रोना था कि हमारे घर में मतलब कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, मतलब कभी गया नहीं है और मेरी बहन पहली बार वो पढ़ने जा रही है। वो स्कूल हुँ। की यूनिफ़ॉर्म में देख के वो उस तरह ऐसे रो रहे थे ना, तब मुझे लगा कि हाँ, कि शायद मैं अब मेरी ज़िंदगी तब बदल रही है। अपने आप को सँभालो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ़ में और मैं आपके लिए बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ। सो आई थिंक लिलिमा आपने लाइफ़ में बहुत कुछ सहा है और देखा है। आँसू बहुत कीमती होते हैं, इन्हें सँभाल के रखें और ऐसे ही ज़ाया ना कीजिए। आप एनजीओ के बारे में बता रही थी, तो आपकी पढ़ाई कैसे और कौन से एनजीओ के साथ आपने शुरू की थी? तो जब मैं सड़कों पे रहती थी तो बेसिकली उस टाइम मैं ऑलमोस्ट 12 साल की हो गई थी, तब तक मैं सड़कों पे ही रही। 6 से मतलब हुँ, ऑलमोस्ट हुँ। 10 साल मतलब 4 साल तक मैं सड़कों में इधर-उधर उन लोगों के साथ रही, बच्चों के साथ ही। मतलब कभी वहीं पे एनएफसी में सोना या फिर कभी ये ओखला फ्लाईओवर के नीचे उन लोगों की फैमिली के साथ रहना। उन हुँ, लोगों ने हुँ। मतलब घर बना के रखा हुआ था झोपड़ी टाइप में, तो उन्हीं के साथ रहती थी। ऑलमोस्ट 4 साल हो गया था मेरे वहाँ पे। तो बाकी बच्चों को पता था कि इसके माँ-बाप नहीं हैं।
तो वैसे ही मतलब वहाँ पे हमारे मतलब नॉर्मली एक भैया थे, प्रमोद भैया, वो एनजीओ चेतना से थे। तो वो मतलब आते थे और हमें समझाते थे और हमसे पूछते थे, कोई पुलिस वाले तो नहीं मारते या कोई दुकान वाले वगैरह तुम लोगों को मारते तो नहीं है? तो वैसे समझाते थे। तो हमारे मतलब ऑलमोस्ट उस कमेटी में 15-20 बच्चे होते थे बैठे हुए, और मतलब हम लोग अपनी ही सारी कहानियाँ बताते थे, मुश्किल जो भी हमारे को मुश्किल फ़ील होता है, हम उसको बताते थे भैया को। तो उसी में से एक लड़का था ऋषि, उसने बोला कि इसके माँ-बाप नहीं है, ये हमारे घर पे रहती है, आप इसको एनजीओ में डाल दो। ओके। तो उन्होंने बोला मेरे से पूछा कि तुमको पढ़ना है? मैंने बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल ज़रूर पढ़ूँगी मैं। तो उन्होंने मतलब एनजीओ ने ही चाइल्ड लाइन में फ़ोन किया कि हमारे पास एक बच्ची है जिसके माँ-बाप नहीं है, आप इनको एक अच्छे हॉस्टल में देख कर डलवा दो, जो बिल्कुल ही ऑर्फनेज हो। फिर चाइल्ड लाइन वालों ने मुझे मतलब वहाँ से उठाया और अपने कुछ टाइम तक अपने ही मतलब सेंटर में रखा, सेंटर होता है उन लोगों का। फिर जब उन लोगों को मतलब फाइंड करते हैं कि कोई अच्छा एनजीओ हो और जो ऑर्फनेज हो जो इसको रख सके। फिर उन लोगों ने उदयन केयर को कॉन्टैक्ट किया कि हमारे पास एक बच्ची है, उसके माँ-बाप नहीं है, आप रख सकते हो तो रख लो। फिर उदयन केयर वालों ने मुझे अपने पास रखा। ओके। संत नगर में है उदयन केयर, तो जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 15 बच्चे रहते हैं और पूरी एजुकेशन वगैरह सब ध्यान देते थे। तो मैं वहाँ पे गई, तो कुछ टाइम तक मतलब बिल्कुल अलग-सा फ़ील हुआ। बहुत माँ-बाप, मम्मी-पापा, भाई वगैरह को बहुत मिस करती थी वहाँ पे। धीरे-धीरे मैं मतलब बिल्कुल पढ़ना-लिखना मुझे कुछ नहीं आता था वहाँ पे। तो उन्होंने मतलब 12 साल की भी हो गई थी और स्कूल में एडमिशन करना भी बहुत मुश्किल था मेरे को। तो उन लोगों ने पहले मेरे को वहीं घर पे पढ़ाया। 2 साल तक एजुकेशन दिया कि यहाँ पे वो 5वीं लेवल तक कंप्लीट करे और उसके बाद 6ठी पे एडमिशन ले। ओके। तो उन्होंने मेरे को वहीं पे ब्रिजिस क्लासेस दिए, ट्यूशन पढ़ाने आते थे अंदर। तो जब मैं 6ठी लायक मतलब 5वीं कंप्लीट 6ठी में मेरे को एडमिशन दिलवाया उन लोगों ने। तो फिर वहीं पे नेहरू बाल समिति गवर्नमेंट स्कूल था। फिर वहाँ पे मैंने मतलब 6 कंप्लीट किया। फिर उनको लगा कि अब इसको प्राइवेट स्कूल में हम लोग डालते हैं। ओके। फिर प्राइवेट स्कूल हमारा मतलब बलवंत राय मेहता विद्या भवन है, सेकंड ये जीके 2 में। अच्छा। वहाँ पे मैंने 7वीं में एडमिशन लिया। 3 साल हो गया, तो अचानक मौसी का फ़ोन आया मेरे मतलब वहाँ पे फ़ोन में। तो मौसी मतलब मेरे को पता नहीं था कि मेरे को लगा एक ही मौसी है मेरी। तो जब वो मौसी का फ़ोन आया, तो कह रहे मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम मुझे मिली नहीं थी, मैं तुम्हें जब ढूँढने आया। तो मुझे मतलब बिल्कुल बहुत खुशी सा फ़ील हुआ कि मेरी मौसी मेरे को मतलब अपने पास रखने के लिए बुला रही है कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास रहो। तो मतलब मौसी ने बोला कि आ जा। तो मेरे को दूसरे दिन स्कूल जाना था और मेरे को मतलब इतनी खुशी हुई कि मेरा कोई अपना है तो मैं क्यों ऑर्फनेज में रहूँ। तो फिर मैंने मतलब अपना सारी किताबें बैग में से निकाला और उसमें मतलब सारे कपड़े भरे और मैं रन आउट हो गई वहाँ से। तो अच्छा। मैं अपनी मौसी के पास चली गई। फिर मौसी के पास कुछ टाइम रही हूँ, लेकिन धीरे-धीरे मौसी ने भी मतलब बोला कि मतलब ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स की हो गई थी मैं वहाँ पे। तो मेरी मौसी ने बोला अगर हमारे पास रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा धीरे-धीरे। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना 2 महीना मौसी ने बहुत प्यार दिखाया और उसके बाद मौसी बोलने लगी अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे एक शूज़ की फैक्ट्री में लगा दिया। तो शूज़ की फैक्ट्री मोस्टली 8 घर से निकलती थी मैं 8 बजे, 10 बजे तक पहुँचना होता था और उसके बाद वहाँ से 8 बजे तक मुझे मतलब छुट्टी मिलती थी और मैं उस टाइम आती थी। मतलब मौसी का कहना था कि घर का सारा काम करके जाओ, फिर वहाँ पे काम करो, फिर आके काम करो और मतलब जब वो पैसा जो शूज़ फैक्ट्री में टाइम से नहीं देने लगा, तो मेरी मौसी मतलब मारना-पीटना स्टार्ट कर दिया कि तुम बोलती नहीं हो। इस वज़ह से मौसी मारने लग गई मेरे को। तो बेसिकली वो अपने फ़ायदे के लिए आपको रखना चाह रही थी। हाँ। आपसे प्यार नहीं था नहीं, उन्हें। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही मतलब बहुत तबीयत ख़राब हो गया था और मौसी को लगा कि ये ना झूठ बोल रही है। तो मेरी मौसी ने मतलब बिल्कुल ही मारने के लिए आ गए और मैं बिल्कुल ही मतलब मेरे को पूरा फ़ीवर वग़ैरह था। तो उतना मतलब मौसी ने जैसे डंडा-वंडा उठाया अचानक मेरे बड़े भैया आ गए वहाँ पे। वो ऐसे ही मतलब नशे में ही रहे लेकिन उनका भी ये मतलब कि मैं इन्हें मिलने जाता हूँ एक बार कहाँ है नहीं है। वो ऐसे मिलने आ गए तो देखा तो मेरी मौसी मुझे मार रही थी। तो मेरे भैया ने बोला कि आप मौसी हो, आपको रखना चाहिए, आप तो मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो कह रहा ऐसा है अगर तुझे ज़्यादा है तो अपने बहन को लेके यहाँ से निकल। और मेरे भैया लेकर आ गए। तो वो लेकर आ गए तो लेकिन मेरे भैया को इतना वो तब भी वो नशा ही करते थे। वो इतना कैपेबल नहीं थे कि वो मुझे रख सके। तो मैं रही वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक रही लेकिन माहौल में एक बड़ी हो गई थी और माहौल भी इतना गंदा था वहाँ का। सब लोगों का नज़र अलग था, देखने का तरीका वग़ैरह। जब मैं 10 वो भी 7 मतलब 1 वीक जब मैं वहाँ रही हूँ, उस वीक में मुझे बहुत कुछ मतलब सहना पड़ा वहाँ पे। मतलब एक तो एक बड़ी हो चुकी थी प्लस उधर के जो लोगों का नज़र नज़र था देखने का वो बिल्कुल ही डिफरेंट था।
तो आपका कभी फायदा उठाया गया मतलब लड़की है सोच के? नहीं, बहुत बार कोशिश किया इन लोगों ने, लेकिन उससे डर के मारे मतलब मुझे इतना डर लगता था। मैं फुल्ली ठंडी थी वहाँ पे, वहाँ जहाँ पर मैं भैया के साथ गई थी, मतलब झुग्गी में। तो वहाँ पे मतलब इन लोगों के डर से मैं मतलब जो गोदाम होते थे, गोदाम में मतलब कत्ते की पेटी वगैरह होते थे, उनके अंदर छुप के सोती थी, कोई मुझे देखे ना और कोई मुझे छेड़े ना। और अगर ऐसा भी लगता था कि मैं अब यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ डर लग रहा है, तो मैं पूरा पैदल चल के निज़ामुद्दीन दरगाह जाती थी और वहीं पे मतलब सब लोग सोते थे, तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी सो जाती हूँ, कि बहुत लोग होते थे, तो यहाँ पे डरने की कोई वो नहीं है, तो मैं वहीं पे सो जाती थी और सुबह उठता था फिर वापस आ जाती थी। आपने कभी कोशिश नहीं की आपको भाई को इस लत से बाहर निकालने की? समझ सकती हूँ आप खुद बहुत छोटी थी, बट आप समझदार साउंड कर रही हो वो एज में भी। मेरे भैया मुझे वापस मौसी के पास लेके गए और मेरा मतलब ऑलमोस्ट 10-14 डेज़ हो गया था वहाँ पे। तो मुझे जब लगा माहौल बहुत ख़राब है और मैं इस तरह से नहीं रह पाऊँगी और मुझे रहने के लिए मतलब अच्छा जगह चाहिए था और अपना एजुकेशन भी कंप्लीट करना था मेरे को। आस-पड़ोस में जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक तुम्हें याद होगा हर्षमंदर जी, उन्होंने अपना हॉस्टल खोला हुआ है कश्मीरी गेट में। तो हर्षमंदर जी को हम लोग मतलब जब मैं सड़कों पे रहती थी, हम लोगों को एक मूवी बनी थी, पटरी पर बचपन। तो जितने भी मतलब बच्चे थे उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाया गया था। बाहर से एक भैया आए थे, गैदर नाम से, इंग्लैंड से आए थे। तो उन्होंने मतलब कैमरा चलाना वगैरह वो सब चीज़ें सिखाया था हम लोगों को। ओके। तो उसी में ही एक छोटा-सा रोल मैंने भी रोल निभाया हुआ था और मतलब उससे मैं उनको जानती हूँ हर्षमंदर जी को और मैंने फिर उनको बोला, उनके पास गई मैं ऑफ़िस में कि सर मेरे को मतलब रहने के लिए घर चाहिए और मेरे को एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कंप्लीट करना है, आप मुझे जानते हो अच्छी तरह से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम ना हमारे शेल्टर में आओ, कश्मीरी गेट में है, वहाँ पे महनाज़ नाम की एक लेडी मिलेगी आपको। फिर मैं वहाँ गई, फिर मैंने महनाज़ दीदी को बताया कि दीदी ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है मेरे को। उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे पास रहो। फिर जितने भी मेरे पुराने ऑर्फ़नेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मेरे वहाँ से मँगवाया गया, फिर मैंने एडमिशन लिया। फिर मैंने 9-10 कंप्लीट किया, 12 मतलब 12th में थी मैं, तब ओके। मेरे को मतलब मेरे जो बड़े भैया थे वो असम चले गए थे और एक छोटा भाई भी है मेरा जो असम में थे, तब मेरी मौसी खत्म हो चुकी थी बड़ी वाली जो भाई को लेके गए थे। तो मतलब 2012 की बात है, तो वहाँ पे मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, दंगा वगैरह हो गया था और उनको मतलब रहने के लिए मतलब वो जो घर के अंदर बंद हो गए, वो 1 हफ्ते तक नहीं निकल रहे थे डर के मारे। उनका काम-वाम सब कुछ बंद हो गया था। तो उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब मेरे को ना मतलब उनका हेल्प करना चाहिए और मुझे काम करना है। तो मैंने फिर मतलब वहाँ पे दीदी से बोला कि दीदी मेरे को ना काम करनी है, आप मुझे काम पे लगा दो। तो मतलब मेरा एक जो गोल था, वो सब कुछ उन लोगों ने मतलब उनको एक फ़ाइल बनता था, उस फ़ाइल में लिखा हुआ था। तो एक डोनेशन वाले देने जो डोनेशन वाले होते हैं, वो हमारे मतलब मोस्टली हमारे ऑर्फ़नेज में विज़िटिंग के लिए आते थे। तो उन्होंने ही मतलब मेरे को उनकी जो कि उनका एक सीएसएचजी का एनजीओ है, जो कि आफ्टर 18 के जो बच्चे हो जाते हैं, उनको प्लेसमेंट करवाते हैं, जॉब का प्लेसमेंट करवाते हैं वो लोग। तो फिर उन्होंने मतलब मेरी सारी केस हिस्ट्री वगैरह सारा पढ़ा। फिर उन्होंने बोला कि हमारा मतलब मेरे को मेनली शेफ़ बनना था और फिर उन्होंने बोला कि हमारा एक दोस्त है, उनका खुद का रेस्टोरेंट है लोधी रोड में, अगर काम चाहिए तो मैं वहाँ पे बात कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बात किया, फिर मुझे वहाँ पे एज़ अ स्टाफ फूड रखा गया वहाँ पे पहले। ओके। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, एज अ शेफ जी। आपने वहाँ से शुरुआत की। नाइस, इंटरेस्टिंग। ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आपको अपने आप में प्राउड, गर्व फील कराता है? मतलब एक वो टाइम था कि जब मैं डस्टबिन से खाना उठा के खाती थी और एक आज वो टाइम है कि मैं लाखों लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। वाओ, नाइस। हर मोड़ में, जीवन के हर मोड़ में आपने कुछ ना कुछ सीखा है, जिस तरह से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है और जो अब चल रही है अच्छे सिरे से। आपने बहुत कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सीखा है। एक ऐसा मोमेंट कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहोगी? मतलब जब हम लोग मतलब लाइक ये जो इंडस्ट्री है, होटल लाइन वाली इंडस्ट्री है, तो मतलब लोगों का कहना है कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल लड़कियों के लिए नहीं है। हुँ, हुँ। ये मतलब फीमेल फीमेल के लिए है, नहीं बिल्कुल नहीं है, मेल के लिए है, ऐसा बोला जाता है। तो मतलब शुरुआत में जब मेरे को मैं इस इंडस्ट्री में आई ना, जब मैं थ्रेस जॉइन किया, थ्रेस रेस्टोरेंट जॉइन किया, तो मेरे को वो लोग मतलब टीम बोलते थे, "भाई तुमने ये लाइन क्यों चॉइस किया?
तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम तो लड़की हो, तुम्हारे को मतलब कंप्यूटर लाइन वगैरह में जाना चाहिए था, तुम क्यों खाना बनाने आ गई। तो मेरी मतलब ये था कि अगर मैं लड़की हूँ तो शेफ जूलिया भी तो लड़की है, तो वो भी तो अगर वो जब शेफ बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ। तो उनको मतलब ये बोल के थोड़ा-सा उनको डाउन कर दे देती कि थोड़ा-सा डाउन हो जाए। मतलब ओके। आगे भी फ़ील मतलब आगे भी जाते थे तब भी ये फ़ील होता था कि गलत जगह पे आ गई। लेकिन फिर नहीं, जो बाकी जो भी मेरे पीछे के जो शेफ्स थे, वो मेरे को मोटिवेट करते रहते थे कि इनका बोलना है, इनको बोलने दो, तुम आगे बढ़ो। बट आपको कभी एहसास हुआ कि नहीं वो सही बोल रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। वो है स्पिरिट। हुँ। आपके लिए खुशी क्या है लिलिमा? खाना बनाना सबसे खाना अच्छा लगता है, बनाना। मतलब खाना हाँ। बनाना और उसके बाद उस खाना को किसी को खिलाना, और वो जो खाना खिलाने के बाद वो जो बोलते हैं वाह तुमने बहुत अच्छा बनाया, उसमें बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत किया वो उस मेहनत का फल मिल गया। हाँ, एक अच्छे शेफ की पहचान यही है। बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद अगर डकार ना आई हो तो शेफ के हाथ का खाना अच्छा नहीं बना है। जिंदगी में आपको कभी मेंटोर या मेंटोरशिप की जरूरत पड़ी? बहुत बार, जैसे हम्म, जब मैं इस जगह पे आई थी तो मतलब मैं जितने साल तक ऑर्फनेज में रही हूँ, हम्म, तो हम लोगों को बच्चों को मतलब एक समझाते थे कि गाली नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हम्म, मैं इस इंडस्ट्री में जब आई ना तो मतलब बहुत ज़्यादा गाली वाली दिया जाता है, हम्म, क्योंकि सामने वाला सुनता नहीं है तो उन लोगों को इस तरह से ही समझाया जाता है। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि कौन से मॉल में आ गई मैं, बिल्कुल गाली दे रहे हो। और मैं वापस जाती थी और दीदी को बोलती थी कि दीदी वहाँ ना गाली वाली होती है, मैं नहीं जाऊँगी वापस। तो जो दीदी है ना मेरे को सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम जाओ, उनको बोलने दो, तुम इग्नोर मारो उनको। तो वो उनका जो समझाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद शेफ जूलिया में मतलब बहुत मतलब छोटी दिल वाली थी, मतलब कुछ छोटी-छोटी बातों में बहुत रो पड़ती थी। अच्छा। तो शेफ जूलिया मतलब मोटिवेट करती थी मेरे को कि रोना नहीं है। शेफ जूलिया है कौन? शेफ जूलिया थ्रेस के ओनर भी है और शेफ भी है वो। अच्छा। तो वो मोटिवेट करते थे कि इन सबको छोड़ो, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद जो मेरे शेफ़ है एज़ अ हेड शेफ़, अभी जो है एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ जो है मेरे डियरडोना के, हम्म, वो भी बहुत बार जब मैं मतलब खुल ही मतलब मेरे को मन करता है मैं अब नहीं काम करूँगी, मेरे को मतलब बहुत हम्म, हो गया, इस जगह पे क्यों रुक, मतलब मेरे को मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ। तो फिर वो मुझे समझाते हैं, मतलब कभी कभी काल कभी मतलब इतने साल हो गया है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो वो फिर मुझे समझाते हैं कि सैलरी ही सब कुछ नहीं होता है, काम सीखो, काम सीख के आगे बढ़ो। तो वो जो सिखाने का तरीका है ना कि हाँ, आज मैं काम सीख लूँगी तो सैलरी अपने आप ही बढ़ जाएगा। हम्म। तो उनका जो सिखाने का तरीका है वो मोटिवेट करता था हर बार। तो आप अपने आप को किस ऊंचाई तक या किस ऊंचाई पे देखना चाहती हो? मतलब आज के टाइम पे मतलब मैं कि आगे मैं खुद का मेन्यू बनाऊँ और खुद का एक आउटलेट, मतलब कोई किसी के थ्रू ही आउटलेट लूँ और उस आउटलेट को पूरा चलाऊँ, इंटरेस्टिंग। वो है। तो आपने कभी रेस्टोरेंट चालू करने के बारे में सोचा है? अभी तो नहीं, मतलब नहीं। अभी पहले मतलब अपने आप को उस तरह से मतलब उतना मेन्यू सेट करना, अपना हम्म, पूरा जो रेस्टोरेंट का पूरा जो आर्किटेक्चर होता है, पूरा वो सब हम्म, चीज़ें मतलब पूरा कंप्लीट करना। उसके बाद सोचा है कि हाँ, जब मेरे पास थोड़ा पैसा सेव हो जाएगा, तो मैं छोटा-सा दुकान खोलूँगी। इतना नहीं हम्म। जितना मेरा मतलब है हिम्मत। आपकी सोच बहुत अच्छी लगती है मुझे। छोटा छोटा बेबी बेबी स्टेप्स लो, क्योंकि बहुत लोग एक ही साथ लंबा स्टेप ले लेते हैं और फेलियर्स ज़्यादा देखते हैं, बट आप राइटली सोच रहे हो ना कि धीरे धीरे एक एक स्टेप लूँ। बहुत अच्छा थॉट है आपका। आप क्या एडवाइस देना चाहते हो उन लोगों को जो काफ़ी सारी मुश्किलों से जूझ रहे हैं? क्या एडवाइस देना चाहते हो? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ना कभी भी मतलब वो जो अपना अंदर का जो होप है ना, वो कभी ख़त्म मत करो। ये है हम्म, कि ये मत ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर चलो ठीक है मैंने अपना होप रखा भी है तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। मेरा कहना है कि एक कदम तो बढ़ाओ आगे, उसके बाद अपने आप से कदम बढ़ जाते हैं। Nice. Thank you so much, Lilima. वेल You have been a wonderful guest. I love your capabilities and the never lose hope wala attitude. Always keep your spirits high. थैंक यू मैम। आज की हमारी ये गुफ्तगू मैं एक छोटे से नोट के साथ एंड करना चाहूंगी। जीत हो या हार हमारी सोच पे निर्भर होती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हमारे इस एपिसोड को प्लीज
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इस चैनल पे जिसका नाम है ऑल दैट शी वांट्स।